बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आप ये आपका लेक्चर नंबर 12 जो है उसकी बात कर रहा हूँ कि ये जो आपका लेक्चर नंबर 12 है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं उसकी बात करूँगा। ये हो गया आपका लेक्चर 12, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गासेस लॉ। तो हमने लास्ट टाइम एक स्फेरिकल सिमेट्री की एप्लीकेशन की, जिसमें हमने सबसे पहले इनसाइड एक पॉइंट कंसिडर किया जहां में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए थी, और एक आउटसाइड तो हमने वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू जो थी उसको बेटा हमने कैलकुलेट किया। अब ये जो नेक्स्ट है ये आपकी सिलेंड्रिकल सिमेट्री भी आप लोग कह सकते हो उसको, कि ये सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशंस ऑफ गासेस लॉ। तो इसमें अब जो बात कर रहा हूँ ये करूँगा सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक सिचुएशन है, और इसमें जो बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू ए लाइन ऑफ चार्ज है। ये सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक सिचुएशंस है सारी, ये डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, इसकी बात करेंगे। देखिए बेटा इसमें अब हमने करना क्या है, किस तरीके से इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे उसकी बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये एक लाइन है, ये एक लाइन होगी, इस लाइन में हमारे पास क्या है, ऐसे चार्जेस जो हैं इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बेटा ये याद रखना, ये जो लाइन हमारे पास होगी ये इनफाइनाइट लाइन पे है, ये इनफाइनाइट लाइन पे है। उसके अंदर से अब इनफाइनाइट का मतलब बाज़ औक़ात हम लोग ये लेते हैं कि बहुत ही मतलब कि लॉन्ग होगी, कोई पता नहीं है कि कितने डिस्टेंस पे, मतलब कितने मीटर है। तो इनफाइनाइट का मतलब ये होता है असल में कि मिसाल के तौर पे एक चीज 10 है, अब आप उस 10 के मुकाबले में दूसरी चीज क्या करो, वो 50 ले लो या 60 एज्यूम कर लो या 70 कर लो, तो इसके मुकाबले में ये चीज जो है ये ज्यादा है, तो हम लोग इसको मान लेते हैं ये क्या चीज है, ये आपके पास इनफाइनाइट है। तो यहाँ ये मतलब होता है हमारी फिजिक्स वगैरह में जब हम लोग बात ये करते हैं। अब क्यों इनफाइनाइट एज्यूम करते हैं, रीजन क्या है, चलो पहले उसको भी बता देता हूँ। इनफाइनाइट हम लोग इसलिए एज्यूम करते हैं कि अगर हम लोग इन्फिनिटी नहीं एज्यूम करते, इसको इनफाइनाइट नहीं एज्यूम करते इन चार्जेस की, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनके कोनों पे आएंगी, ये जो एजेस पे आएंगी, तो यहाँ ये कर्ल लेंगी, यहाँ ये कर्वेचर शो करेंगी, यहाँ ये टिल्टेड शो करेंगी, कर्लिंग फील्ड होगी आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, जिस तरीके से दूसरा चार्ज मौजूद है, तो ये क्या करेगा, ये अपनी फील्ड भेजेगा ऐसे बाहर की तरफ, ये क्या करेगा, अपनी फील्ड भेजेगा ऐसे बाहर की तरफ, ये कर्ल नहीं कर पाएगा उसको, क्यों, क्योंकि दूसरा वाला जो चार्ज है उसको रिपेल कर रहा होगा। इसी तरीके से ये जो है ये इधर रहेगी, लेकिन यहाँ जो होगी आगे चार्ज नहीं है, तो ये क्या होगी, ऐसे बेंड हो जाएगी, ये क्या होगी, ये ऐसे बेंड हो जाएगी आगे से।
तो इसलिए ये जो कर्लिंग है इससे बचने के लिए, क्योंकि जब हम लोग इनफाइनाइट की बात करेंगे तो हमारे पास ये जो सेक्शन होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। अगर हम इनफाइनाइट की बात नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास जो कर्लिंग फील्ड होगी वो हमारी पहले ही आ जाएगी। इसलिए इस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई की वैल्यू को यूनिफॉर्म रखने के लिए दूसरे लफ्जों में क्या करते हैं हम इसको इनफाइनाइट लाइन एज्यूम करते हैं पुत्र आपके पास। तो ये आपके पास चार्जेस की इनफाइनाइट लाइन जो है वो कहलाती है पुत्र। तो मैं क्या करता हूं, इनको इसी तरीके से ऐसे यहां ये एज्यूम कर लेता हूं। अब हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक, उसमें से मैंने एक पोर्शन की बात कर दी जहां आपके पास ई जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, वही पोर्शन मैंने इसके अंदर से एज्यूम कर लिया पुत्र। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ एक चार्ज नहीं है कि हम लोग इसको डायरेक्ट इसमें वैल्यूज को फाइंड कर सके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो यहाँ हमारे पास एक लाइन के अंदर चार्जेस हैं। इसका मतलब ये होगा कि हम लोग यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे। हम लोग यहाँ लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो कंसेप्ट है उसको यूज करेंगे, क्योंकि आपके चार्जेस जो हैं वो एक लाइन के अंदर है पुत्र। आपके पास एक चार्ज नहीं है, आपके पास यहाँ नंबर ऑफ चार्जेस हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज करेंगे पुत्र। एक बात हो गई। दूसरी बात, अब क्योंकि अगर आपको याद हो मैंने आपको कुछ स्टेप्स भी बताए थे कि जब भी गाउस लॉ को अप्लाई करते हैं तो हम कुछ स्टेप्स का सहारा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने अब क्या करना है, गाशियन सरफेस जो है वो एज्यूम करनी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि गाशियन सरफेस जो है वो हमने इस तरीके से एज्यूम करनी है कि उसके अंदर थीटा आपका वेरी ना करे, चाहे वो कितनी ही सरफेसेस ही क्यों ना हो, नंबर ऑफ सरफेसेस ही क्यों ना हो, लेकिन आपका थीटा ये वेरी नहीं करना चाहिए, आपकी ई वेरी नहीं करनी चाहिए, इनको सिमेट्रिक रहना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर इसमें सरफेस जो होगी, अब अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूँ जी कि नहीं मैं एक स्फीयर लेता हूँ, तो स्फीयर मेरा क्या होगा, मैं यहाँ एक स्फेरिकल ऐसे सरफेस ये प्लॉट कर लेता हूँ। तो अगर वो स्फेरिकल सरफेस है भी तो आप देखो यहाँ क्या होगा, इधर देखो ई ऐसे होगी, इधर ई की ये डायरेक्शन, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये। तो आप देखो कि हर पॉइंट पे आपकी ई चेंज हो रही है और यहाँ आपका थीटा भी चेंज हो रहा है। इसलिए मैं ऐसी सरफेस जो है वो एज्यूम नहीं कर सकता पुत्र। मैं इसलिए इस सरफेस को ऐसी सरफेस एज्यूम नहीं कर सकता। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं बिल्कुल साइड पे बना देता हूँ और बड़ी बना देता हूँ पॉजिटिव चार्जेस की। ये आपके पास लीनियर चार्ज वाली है। तो अब हम लोग फिर यहाँ क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल सरफेस एज्यूम करेंगे कि इधर भी फासला आर हो, इधर भी फासला आर ही रहे, आर डिस्टेंस पे। ये हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर जो है ऐसे ये हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ये आपका सिलेंडर आ गया और यहाँ ये आपके पास उसकी ऐसे सरफेसेस आ गई, कर्व्स, जो फ्लैट सरफेस है आपके पास जिसको आप लोग कहते हो। और ये जो है ये आपके पास ऐसे हो गया, यहाँ आपके पास ये हो गया। तो ये आपने क्या किया है, एक सिलेंड्रिकल सरफेस को क्या किया है, वो एज्यूम कर लिया है इस तरीके से। तो हमने क्या किया, एक सिलेंडर की जो सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस हमने एज्यूम कर ली, क्योंकि यहाँ आपके पास जो सिमेट्री है, जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही इधर है। तो हमने क्या किया, ये सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक सिचुएशंस जो है डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ कि ये देखो यहाँ वो पॉइंट पी है आपका जो लाई कर रहा है। तो इसके ऊपर हमें क्या करनी है, ई की वैल्यू को फाइंड करना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सरफेस है कि आपके पास कौन सी हो गई, कि आपने एक किस्म की गाजियन सरफेस एज्यूम करी, आपकी गाजियन सरफेस वो हो गई।
अब अगर आप गौर से देखो तो आपके पास 3 सरफेसेस बनती हैं इसमें। कौन कौन सी? ये देखो, एक ये ऊपर वाली, सेम इसी तरीके से इसके पैरेलल ये वाली सरफेस है। तो ये आपके पास कौन सी है? ये आपके पास फ्लैट सरफेस होगी। ये आपके पास फ्लैट सरफेस, चलो 1 कह देता हूं। ये आपके पास फ्लैट सरफेस 2 होगी। और तीसरी आपके पास क्या बन रही है? आप अगर यहां देखो तो इधर देखो, तो आपके पास ये जो है, ये आपके पास एक कर्ड सरफेस बन जाएगी। तो आपके पास इस तरीके से ये 3 सरफेसेस बनेगी। कर्ड का मतलब क्या है कि जैसे ये है, तो ये वाली जो कर्ड सरफेस है ऊपर वाली, एक सरफेस ये बन गई, एक सरफेस ये बन गई, एक सरफेस आपकी ये बन गई। तो ये 3 सरफेसेस आपके पास क्या है, ये बन गई हैं। तो आपने क्या किया है कि एक सिलेंडर को एक गाजियन सरफेस अज्यूम कर लिया है। तो अब मैं इसको पहले लिख देता हूं कि ये क्या है, कंसिडर है infinite line of positive charges. Consider an infinite line of infinite line of positive charges. हमने ये कर लिया जी। We want to find the electric field E. We want to find the value of electric field intensity E at point P from this line of charges, from this line of charges. हम यहाँ P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की वैल्यू को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने फिर क्या करना है, हम एक गाजियन सरफेस लेंगे जो कि एक सिलेंडर की फॉर्म में होगी, और पॉइंट P जो होगा वो उसकी सरफेस के ऊपर लाई कर रहा होगा। We consider a Gaussian surface in the form of a cylinder, and point P lies at the surface of the cylinder. अब हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं लेट कैपिटल R be the distance of point P from positive charge line, from positive charge line. ठीक हो गया पुत्र यहां तक? अब हमने क्या किया, मैंने पहले ही कर दिया कि हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। We divide this cylindrical surface into, we divide this cylindrical surface into 3 parts.
नेमली, यहां लिख दूं, नजर आ जाएगा आपको, नेमली फ्लैट 1, फ्लैट 2 एंड कर्व सरफेस। तो हमने क्या किया, उसके नाम क्या रख दिए, हमने उसके नाम फ्लैट 1, फ्लैट 2 और कर्व सरफेस, ये हमने उसका क्या किया, नाम रख दिया होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि चार्जेस इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हैं अलोंग लाइन, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहां लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करेंगे। तो ये एक लाइन है आपके पास, ये वाली, ये आपके पास एक लाइन है, तो हम लोग यहाँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम करेंगे। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, डायग्राम बनी रहने देता हूँ, ये चीज जो है इसको मैं आप अरेज कर देता हूँ। वहां ऊपर लिख देता हूँ, बाद में इसको रेज कर दूंगा। As the charges are distributed, as the charges are distributed, as the charges are distributed along line, therefore we consider linear charge distribution lambda, that is, हमें पता है कि लैम्डा क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय डी एल होती है। और अगर यहां से डी क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हो तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू टोटल लेंथ आ जाएगी। ये स्मॉल पैच की अभी हमने लेंथ निकाली है, क्योंकि इसलिए स्मॉल की निकाली है कि ये सारी चीजें पॉइंट चार्जेस पे अप्लाई होती है पुत्र, तो हमने पॉइंट चार्जेस का कंसेप्ट ही रखना है। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट अगर करूं तो हम लोग कह सकते हैं, इंटीग्रेट कर दूं अगर डी क्यू को लैम्डा इंटू डी एल को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्यू इज इक्वल टू लैम्डा बाहर और टोटल इसकी लेंथ आ जाएगी। और ये जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, अगर कहते हैं तो मैं यही लिख देता हूँ क्यू इज इक्वल टू लैम्डा, टोटल लेंथ देखो कितनी आएगी, या मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो ये यहाँ से यहाँ तक है, ये इसकी होगी हाइट h, ठीक हो गया, हाइट भी हो गई इसकी, और ये जो इसका कर्वेचर 2 पाई और r, अगर कैपिटल R इसका रेडियस है तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना कि इसकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 पाई r बड़ा, 2 पाई r, 2 पाई r इंटू 2 पाई r इंटू हाइट इसकी कितनी है, हाइट इसकी हो गई h के बराबर। ये देखो ये इसकी टोटल लेंथ हो जाएगी, क्योंकि 2 पाई r जिस तरीके से आप सर्कमफेरेंस लिखते हो मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट से करेंगे तो हमें उसकी टोटल लेंथ मिल जाएगी पता है। तो ये हमारे पास जो Q है, ये हमारे पास Q की वैल्यू आ गई है कि हम लोग इस Q को इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं निकालना चाहते
तो कोई मसला नहीं, इसको हम लोग और तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज बाद में पुट कर लूँगा, इसको इसी तरीके से बेशक रहने दो, मैं यहाँ ही की बात करता हूँ, छोड़ो इंटीग्रल को, उसको सॉल्व नहीं करते, हम यहीं तक रहने देते हैं। मैं सॉल्व नहीं करता क्योंकि बाद में हमें, और मैंने सॉल्व इसको कर दिया तो बाद में हमें मसला हो जाएगा। तो ये आपके पास बस इतना याद रखो, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय डी एल कहलाती है। अच्छा जी, अब यहां से उसी से आगे पढ़ रहा हूं। तो अब अगर आप देखो तो हमारे पास ये जो तीनों सर्फेसेस हैं क्लोज सर्फेसेस, क्योंकि हमने पहले कहा था सबसे पहला काम गाजियन सरफेस हो गया, ई थीटा हमारे फिक्स हो गए। अब दूसरा काम ई डॉट डी एस जो है वो हमने निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें गाजियन सरफेस को अब कैलकुलेट करना है, यानी ई डी एस को कैलकुलेट करने के लिए हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया इसको। अगर इस फ्लैट सरफेस की बात करो तो आपकी पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलेगी, लाजिमी बात है उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इस सरफेस के ऊपर वेक्टर एरिया क्या होगा, ये होगा। तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो ई और ए जो है वो आपस में 90 डिग्री बनाएंगे। इस सरफेस की बात करूं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई अगर इधर है तो वेक्टर एरिया ए की डायरेक्शन ये है, तो एंगल कितना बना, 90 डिग्री। सिमिलरली अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस की बात करूं, क्योंकि 3 डायमेंशन है, ये कर्व्ड सरफेस जो है इस पे वेक्टर एरिया देखो बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब है इस कर्व्ड सरफेस पे आपके पास ए भी इधर ही है और आपका ई भी इधर ही है, ई और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल वहां 0 डिग्री बन रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, द वेक्टर एरिया ए फॉर द कर्व्ड सरफेस, वेक्टर एरिया ए, the vector area A for the curved surface makes an angle theta is equal to 0 degree with electric field, while the vector area A makes an angle of 90 degree with both flat surfaces. Therefore, EDS cos of theta या DA जिसको आप लोग कहते हो, E डॉट डी ए, एक हो गया फ्लैट वन प्लस फ्लैट टू प्लस कर्व्ड, ये हो गया। इसमें वैल्यू पुट करें, अगर मैं फ्लैट की बात करूं तो हमने इधर लिख दिया कि वो 90 डिग्री दोनों बना रहे हैं। तो आपके पास यहाँ ये जो फ्लैट है ई डी एस काज ऑफ थीटा, ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास, ये अगर यूनिफॉर्म भी है, कॉस कितना है 90 डिग्री, तो डी एस कॉस 90 डिग्री, तो ये 0 है, एंड फ्लैट वन एंड फ्लैट टू ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री,
इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और कर्ल सरफेस के साथ क्या है, ई डी एफ एस कॉस ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ये आपके पास सिंपल ई इंटू डी एस रहेगा। अब ये जो डी एस है, इस कर्ल्ड सरफेस का असल में हमने निकालना है, तो इस कर्ल्ड सरफेस का ई डी एस देखो आप, वो क्या होगा, वो बात हमने अभी करनी है। वो क्या होगा, अब यहाँ मैं इसको लिखता हूँ। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, मुश्किल नहीं है। कर्व सरफेस की बात कर रहा हूँ। अब ये देखो, कर्व ये थी, तो इसको मैंने ऐसे लिखा ई इंटू डी एस कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, तो इसलिए मैंने इसको ई इंटू डी एस कर दिया। अब ये टोटल सरफेस का एरिया है कर्व सरफेस का। तो देखो कर्व सरफेस है, कर्व ऐसे कर्व है 2 पाई आर सरकमफेरेंस, और है कितनी हाइट इसकी, कितनी है h, तो मेरे पास डी एस क्या हो जाएगा, जिसको मैंने डी एल पहले कहा था, ये सब डी एस है 2 पाई आर इंटू एच के बराबर आ गया। तो हमारे पास इसका मतलब है कर्व की क्या वैल्यू आई, जो ई डी एस ऑफ कॉस ऑफ थीटा है, ये किसके बराबर है, ई इंटू 2 पाई आर इंटू एच के बराबर आ। तो अब putting the value of putting the values in equation 1, इसमें वैल्यू 1, ये जो इक्वेशन 1 थी इसमें वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ई डॉट डी एस, या ई डी एस कॉस थीटा मैंने लिखा था, ये किसके बराबर आ गया, 0 प्लस 0 प्लस 2 पाई आर एच इंटू ई के बराबर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने क्या करना है, हमने ई डी एस भी कर लिया फाइंड, तो इसका मतलब ये हो गया, अब हम लोग लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने अब जो इनसाइड है गार्जियन सरफेस के इनसाइड, द चार्ज इनसाइड द सिलेंडर इज, द चार्ज इनसाइड द सिलेंडर इज अब ये क्या होगा, चार्ज इनसाइड, तो मैंने पहले कहा था लैम्डा इज इक्वल टू, हमने इससे पहले लिखा था इन द फॉर्म ऑफ डी क्यू, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एल, ये होता है ना। यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू क्यू, यहाँ एल लेंथ, यहाँ लेंथ कितनी है, हाइट के बराबर है, तो हम इसको कह सकते हैं ये जो क्यू है ये लैम्डा इंटू एच के बराबर आ जाएगा, लैम्डा इंटू एच के बराबर आएगा। वो पहले मैंने जो लिखा था वो गलत था, क्योंकि वो मैंने उसको वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू उस तरीके से किया था, वो नहीं था, यही है। ये जो अब लिखा है ये असल उसकी डेरिवेशन है, लैम्डा इंटू एच। तो क्यू भी आ गया हमारे पास, इनसाइड भी हमारे पास, ई डी एस भी आ गया। अब बाय अप्लाइंग गासेस लॉ, अप्लाइंग गासेस लॉ, गासेस लॉ को अप्लाई करते हैं, वो कहता है ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वैल्यूज पुट करें, ई डी एस की जगह 2 पाई बड़ा आर इंटू एच ई इज इक्वल टू लैम्डा एच डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एच से एच कैंसर, तो ई की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मैं यहाँ लिखता हूँ ई इज इक्वल टू, आपके पास क्या आई,
लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई और ई की वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करती है लीनियर चार्ज डेंसिटी पे, उसके ऊपर डायरेक्टली है। आर जो डिस्टेंस है, उस आर जो रेडियस है जो आपका चार्ज से फासला है, उसके इनवर्स पे ये डिपेंड कर रही है। और बाकी एप्सिलॉन नॉट मीडियम है बीच में, 2 पाई ये आपको पता है कांस्टेंट टर्म्स है। तो ये आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो आपके पास एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का हमने अज्यूम की, लेकिन ये असल में सिलेंड्रिकल चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है कि आपके पास सिमेट्रिक जो है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री जो हमने ली है ये उस पे है, क्योंकि हमने सिलेंडर प्लॉट किया है, इसके ऊपर सिलेंडर लिया है, तो वहां से आपके पास ये सिलेंड्रिकल आएगी आपके पास ये सिमेट्री। तो इस तरीके से ये उसकी डेरिवेशन है। फिर भी अगर आप लोगों को इसमें कोई मसला हो तो आप इसको पूछ सकते हो। तो इसके बाद अब जो नेक्स्ट आएगा वो है आप प्लेन ऑफ चार्ज, क्योंकि हमने स्फीयर भी किया, हमने सिलेंडर भी एज्यूम कर लिया यहाँ, यानी लाइन एज्यूम कर ली। अब प्लेन ऑफ चार्ज है, तो प्लेन ऑफ चार्ज जो है यहाँ भी हम लोग यही एज्यूम करेंगे कि हम लोग एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की बात करेंगे और फिर वहीं से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो प्लेन ऑफ चार्ज की बात करता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज भी कह सकते हो, लेकिन ये याद रखिएगा। फिर चलो उसके एंड पे आपको बताऊंगा कि ये शीट हमने किस तरीके से एज्यूम करनी है। ये शीट हमने बहुत ही थिन एज्यूम करनी है और ये इस तरीके से एजम्पशन करनी है कि इसकी सिर्फ एक सरफेस जो है उसी की बात करनी है, उसकी थिकनेस की बात नहीं करनी। जब थिकनेस आएगी तो 2 सरफेसेस हो जाएंगी, इसलिए हमने एक सरफेस ही को एज्यूम करना है। वो भी आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और ये आपका इसके बाद ये लास्ट आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपकी प्लेन ऑफ चार्जेस पे है। अब प्लेन ऑफ चार्ज इसको एज्यूम कर लेंगे क्योंकि प्लेन है। तो अब हम लोग अब प्लेन ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। ए प्लेन ऑफ चार्ज, ए प्लेन ऑफ चार्ज यानी प्लेनर डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप लोग कहते हो, अब मैं उसकी बातें करने जा रहा हूँ। तो ये चीज आपने इससे पहले भी अपनी सेकेंड ईयर अगर आपको याद हो, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शीट ऑफ चार्ज या इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज एज्यूम की थी, ये वही है। तो हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे कि एक शीट ऐसे, ये एक इनफाइनाइट शीट एज्यूम कर ली हमने। इसका भी रीजन वही है कि कर्लिंग से बचने के लिए काम करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन ऑफ चार्ज के लिए एक प्लेन शीट एज्यूम कर लेते हैं, एक थिन शीट, जिसको हम अपनी आसानी के लिए कह देते हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है एक पॉइंट पी के ऊपर। तो इसको ऐसे समझो कि ये आपके पास इस तरीके से जैसे रुमाल हो गया, जैसे आपके पास एक पेपर हो गया, तो उस तरीके से हमने क्या किया, ये एज्यूम कर ली। और जिस तरीके से आपकी अपनी बॉडी हो गई,
लेकिन उसकी ऊपर वाली सिर्फ पतली सी जल्द जो है, आप उसको एज्यूम कर सकते हो कि वो हम लोग एज्यूम करते हैं कि वो हमारे पास एक शीट है जो कि पॉजिटिव चार्जेस, जैसे आप लोग सुबह अपनी बॉडी के ऊपर पाउडर शाउडर डाल के आते हो, जैसे ये शीट हो गई, ये जो सामने बोर्ड की है ये एक शीट हो गई, इसको आप लोग क्या करो, यही एज्यूम करो कि ये वही शीट है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, आप ई की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। टाइम इसमें मेरे पास 43 मिनट्स हो गए हैं। अगर कहते हो तो मैं इसी लेक्चर को आगे की तरफ ले जाऊंगा, इसको बढ़ा दूंगा, ये आपका तकरीबन घंटे सवा घंटे का लेक्चर बन जाएगा। तो नहीं तो इसको यहाँ भी स्टॉप कर सकता हूँ, और उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो होगी उसके अंदर आपको इसकी जो नई एप्लीकेशन है वो फिर, या ये यहीं से मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाद में इसको शुरू कर देता हूँ पुत्र।